हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो है फॉर DU MCOM एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर 2016। आज हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे 2016 के क्वेश्चन पेपर पे। अगर DU MCOM एंट्रेंस की बात करें तो हमने ऑलरेडी 2017 टू 2020 का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, और आज हम लोग 2016 का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ड्यू का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अब हमारे पास 100 MCQs आते हैं, और ये सारे MCQs किन सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं वो भी हमने अपने वीडियो पे डिस्कस किया है, जहां हमने ये बताया था कि ड्यू का पेपर पैटर्न क्या है। बट 2016 एंड उसके पहले का जो पेपर पैटर्न था उसमें 130 टू 200 क्वेश्चंस कवर करता था एग्जाम में। तो आज जब हम लोग 2016 का क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे तो उसमें 130 क्वेश्चन है, तो आप उसके लिए परेशान मत होना। बेसिकली एग्जाम पैटर्न नहीं है, एग्जाम पैटर्न वही है 100 MCQs वाला, जो कि 2017 टू 2020 था, एंड 2021 में भी 100 MCQs ही एग्जाम में पूछेंगे। बट 2016 एंड उसके पहले के जो पेपर्स हम डिस्कस करेंगे सब में 130 टू 200 क्वेश्चन रहेंगे। तो वो क्योंकि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है तो हर एक क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट है, इसलिए हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। 2016 के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। एंड हमने पहले भी बताया कि MCOM एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए पास्ट 10 ईयर्स के पेपर बहुत रेलेवेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जनरली उसी में से क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, एंड आपको एक आइडिया भी लग जाता है कि किस पैटर्न पे हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना 2016 के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन। देखेंगे ये हमारे पास पूरा का पूरा 2016 का क्वेश्चन पेपर है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट आर। अगर आपने कोई भी कॉस्ट पास्ट में मतलब पहले ही इनकर कर दी है तो क्या आप उस पर बेस्ड कोई डिसीजन ले सकते हो? नहीं। जैसे इन केस मान लो हमने प्लान किया कि हम मोबाइल बना करके सेल करेंगे, पहले आप उसकी रिसर्च करते हो। पहले आप क्या करते हो कि मार्केट में किसी पर्सन को भेज करके ये देखते हो कि क्या वो मार्केट में सेल होगा भी या नहीं, क्या मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं। तो इफ़ इन केस मान लो हमने रिसर्च पे ही 1 लाख रुपए खर्च कर दिए। अब उसके बाद मान लो जब हम मोबाइल की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे कि मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग में कितनी कॉस्ट लग रही है, और डिसीजन लेंगे कि हम मोबाइल बनाएं भी या नहीं, तो इस 1 लाख को हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ये 1 लाख ऑलरेडी पास में इनकर हो चुका है। अब आप चाहो भी तो इसकी आप रिकवरी नहीं कर सकते। क्लियर? इस तरह के कॉस्ट को हम कहते हैं संक कॉस्ट। वो कॉस्ट जो हमने पास्ट में इनकर कर दिया और उसके बेसिस पे हम किसी भी तरह का कोई फ्यूचर डिसीजन नहीं लेते। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, संक कॉस्ट। नेक्स्ट, Which of the following is often subject to further processing in order to be sellable? Further processing क्या होता है? लेट्स से हमने X इनपुट लिया है और इसको जब हमने प्रोसेस किया तो हमारे पास एक तो प्रोडक्ट आ गया Y, फाइनल प्रोडक्ट जिसको हम आउटपुट कह सकते हैं, और एक लेट्स से Z आया जो कि मेरे पास बाई प्रोडक्ट है। अब बाई प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? जो कि मैन्युफैक्चर करने की हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, बट स्टिल मेन प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम वो भी मैन्युफैक्चर हो गया। तब उस केस में आप क्या करते हो कि बाई प्रोडक्ट को अगर आप चाहो तो फर्दर प्रोसेस करके मार्केट में सेल कर सकते हो। क्लियर? आप उसको डायरेक्ट भी सेल कर सकते हो, इनफैक्ट आप उसकी फर्दर प्रोसेसिंग भी कर सकते हो। बट क्या स्क्रैप मतलब एक तरह से कह लो कूड़ा, बर्बादी उसमें से निकलती है। जब हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ मटेरियल हमारा वेस्ट होता है, कुछ ना कुछ मटेरियल हमारा स्क्रैप होता है। तो क्या हम उसको कन्वर्ट करके बेच सकते हैं मार्केट में? नहीं, उसकी कोई फर्दर प्रोसेसिंग पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, कि बाई प्रोडक्ट की फर्दर प्रोसेसिंग पॉसिबल है बट स्क्रैप की फर्दर प्रोसेसिंग पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, cost volume profit relationships that are curvilinear may be analyzed linearly by considering only। देखो, cost volume profit relationship है तो नो डाउट ये किस पे बेस्ड होगा? वॉल्यूम पे। तो करेक्ट आंसर होगा डी, रेलेवेंट रेंज ऑफ वॉल्यूम। नेक्स्ट,
A company has fixed manufacturing overhead cost of rupees 1 lakh and variable selling cost of rupees 80,000. Under variable costing, how would these costs be classified? अब देखो सिंपली अगर हम लोग बात करें पीरियड कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट की, तो पीरियड कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कि इंक्लूड करता है ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट जो कि बेसिकली प्रोडक्शन प्रोसेस में इनकर्ड हुआ है. क्लियर? हमने बोला सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड हो. एंड अगर हम बात करें प्रोडक्ट कॉस्ट की, तो प्रोडक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होती है प्रोडक्शन से. क्लियर? तो पीरियड कॉस्ट मतलब जो कि इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है रिलेटेड टू प्रोडक्शन और इनकर्ड इन प्रोडक्शन, एंड प्रोडक्ट कॉस्ट वो होती है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होती है प्रोडक्शन से. तो देखते हैं यहाँ पे फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट. अगर ओवरहेड की बात करें तो नो डाउट ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो 1 लाख क्या हो जाएगा हमारा पीरियड कॉस्ट. एंड हमारे पास दिया है वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट. तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन से, तो 80,000 हो जाएगा प्रोडक्ट कॉस्ट. क्लियर? तो 1 लाख हो गया हमारा पीरियड कॉस्ट और 80,000 हो गया प्रोडक्ट कॉस्ट. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी. नेक्स्ट, अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग इज, देखो दो ही तरीके से आप अकाउंटिंग के बेसिस बेसिकली करते हो. फर्स्ट होता है कैश बेसिस, देन होता है अक्रूवल बेसिस, और एक और होता है हाइब्रिड बेसिस. तो हाइब्रिड या फिर कह सकते हैं मिक्स्ड बेसिस में तो आप इन दोनों ही प्रोसेस को मिला देते हो. बट कैश बेसिस क्या होता है, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हो जो कैश में आए या गए हैं. मतलब वो एक्सपेंसेस और इनकम जो कि एक्चुअल में कैश में हुए हैं, सिर्फ आप बुक्स में उसको रिकॉर्ड करते हो. बट अक्रूवल में ऐसा नहीं होता. अक्रूवल में क्या होता है कि करंट पीरियड से रिलेटेड जो भी आपकी एक्सपेंस और इनकम है, आप सबको रिकॉर्ड करते हो. फिर भले वो रिसीव हुए हो या ना हुए हो, भले वो एक्सपेंसेस पेड हुए हो या ना हुए हो. क्लियर? तो देख लेते हैं ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या दिया है. लीड्स इन हायर इनकम देन कैश बेसिस अकाउंटिंग, लीड्स टू द रिपोर्टिंग ऑफ मोर complete information then does cash basis accounting, is not acceptable under GAAP, omits adjusting entries at the end of the period. खुद सोचो कि अगर हम लोग कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे जो कैश में है, तो उससे क्या होगा, कभी भी आप फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा पाओगे. कई बार क्या होता है कि आपने जो गुड्स सेल किया है वो क्रेडिट पे सेल किया, बट क्योंकि क्रेडिट है तो वो आप बुक्स में नहीं दिखा पाओगे. बट अगर अक्रूवल बेसिस की बात करें तो अक्रूवल बेसिस में करंट ईयर से रिलेटेड हम सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं अक्रूवल बेसिस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है कंपैरेटिवली कैश बेसिस के. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंट. अकाउंट क्या नहीं है? सेल्स रेवेन्यू, मतलब अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स अकाउंट हम बनाते हैं. नेट सेल्स क्या होता है बेटा? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. तो क्या इसका कोई भी अकाउंट आप बनाते हो, कोई भी लेजर बनाते हो? नहीं. सैलरीज अकाउंट बनाते हैं. सप्लाईज एक्सपेंसेस दैट इज ये खर्चा है, इसका भी अकाउंट बनाते हैं. बट कहीं पे भी हम नेट सेल्स का कोई अकाउंट नहीं बनाते. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, नेट सेल्स. नेक्स्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशंस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. अब देखो अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होता है, इस पर हमने डिटेल में क्लास अपलोड की हुई है. इनफैक्ट हमने जितने भी अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं, सब पे क्लासेस अपलोड की हुई हैं. अगर अकाउंटिंग कन्वेंशंस की बात करें तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस मतलब होता है जहाँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं बट कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो फॉलो करती है बट क्या उसको एज इट इज़ फॉलो कर पाती है? नहीं. अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस वो करते हैं. तो पीरियोडिसिटी में अगर देखा जाए तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता. मटेरियलिटी में होता है, कंजर्वेटिज्म में होता है, कॉस्ट बेनिफिट में होता है. इन सारे के सारे आप अगर प्रिंसिपल में देखोगे तो थोड़ा बहुत अमेंडमेंट चलता है, क्योंकि वो अगर मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ मटेरियल होगा तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वही चीज़ इमटेरियल भी होगी. क्लियर? अगर कंजर्वेटिज्म की बात करें तो कंजर्वेटिज्म मतलब क्या होता है कि जो उनकी एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉस होती है उसके बेसिस पे वो प्रोविजन बनाते हैं. तो कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बैड डेट प्रोविजन बना सकते हैं और कुछ लोग नहीं भी बना सकते हैं. बट अगर पीरियोडिसिटी की बात करें तो ये एक ऐसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है. और यहाँ आप 1 ईयर के लिए या फिर 6 मंथ्स के लिए या फिर 3 मंथ्स के लिए जैसे भी आप अपनी बुक्स बनाते हो तो उसमें आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते. जो पीरियड है वो तो फिक्स रहता है ना. एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप सारी चीज़ें बुक्स में रिकॉर्ड करते हो. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, पीरियोडिसिटी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स वुड नेवर बी रिपोर्टेड इन द इनकम स्टेटमेंट एज एन एक्सपेंस. किसकी बात किया बेटा? इनकम स्टेटमेंट की. व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट? पीएल अकाउंट. पीएल अकाउंट में क्या हम एक्सपेंस की तरह नहीं दिखा सकते? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस दिखाते हैं, टू डेप्रीसिएशन, हाँ दिखाते हैं.
लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, हाँ मैम ये भी दिखाते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी दिखाते हैं, बेसिकली अब नॉर्मल लॉस है बट स्टिल हम इसको बुक्स में शो करते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस, हाँ मैम टू इंटरेस्ट भी दिखाते हैं, बट क्या डिविडेंड एक्सपेंस दिखाते हैं? नहीं, डिविडेंड एक्सपेंस हम डायरेक्टली कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। हम उसको कभी भी पीएल में एडजस्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पीएल में हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आता है वो दो लोगों से बिलोंग करता है, एक शेयर होल्डर से और एक कंपनी से। अब कंपनी चाहे, अगर शेयर होल्डर्स चाहे तो इस नेट प्रॉफिट को एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें या एज रिटेन्ड अर्निंग रखें, ये उनके कंपनी पे डिपेंड करता है। क्लियर? बट इस नेट प्रॉफिट में से हम इस डिविडेंड को देते हैं तो आप कभी भी डिविडेंड को विद इन पीएल अकाउंट नहीं दिखा सकते। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, डिविडेंड एक्सपेंस। नेक्स्ट, अ कैपिटल रिजर्व इज बिल्ट आउट ऑफ, देखो कैपिटल रिजर्व अगर है तो कैपिटल रिजर्व, क्योंकि बेसिकली अगर हम बात करें कैपिटल की तो कैपिटल किस पे बेस्ड होता है? नॉन रिकरिंग आइटम पे। तो कैपिटल प्रॉफिट से ही आप कैपिटल रिजर्व बना सकते हो। क्लियर? तो इसका मतलब आपने कैपिटल रिजर्व कहाँ से बनाया होगा? किसी भी नॉन रिकरिंग प्रॉफिट से। नेक्स्ट, with reference to analysis and interpretation of financial statements, the current assets to the current liability ratio is said to be satisfactory if it is 2:1। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप स्किप कर दो क्योंकि बेसिकली यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे न्यू होना चाहिए था कि एक्स लिमिटेड गोज इनटू लिक्विडेशन, की जो एक्स लिमिटेड है वो बंद हो गई, लिक्विडेट हो गई, और एक नई कंपनी जेड लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड के पूरे बिजनेस को परचेज कर लिया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्लियर? बट क्योंकि ये मिस प्रिंटिंग है इस क्वेश्चन में तो इस क्वेश्चन को हम कट कर रहे हैं। नेक्स्ट, ए बी का शेयर है 2:1 and C admit to a 1/4 share in profits and losses. The new profit sharing ratio of the partners will be। अब देखो ये सबसे सिंपल पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा है। इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे सिर्फ C का शेयर दिया होता है, हम कहते हैं कि जो हमारा टोटल प्रॉफिट है वो 1 रुपये का है, तो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो गया? हम कह रहे हैं कि 1 रुपये में से 1/4 तो हम C को दे देंगे, तो मेरे पास जो बैलेंस बचा वो बचा 3/4। मतलब अगर 1 रुपये में से हम 1/4 C को दे दें तो A और B के लिए कितना बचा? 3/4। अब ए और बी इसको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? बट ऑब्वियस अपने ओल्ड रेशियो में, दैट इज 2:1 में। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा? 3/4 में उसका शेयर है 2/3, बी का 3/4 में जो शेयर है वो है 1/3 एंड सी का जो शेयर है वो है 1/4। क्लियर? तो ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 1/4 और सी का ऑलरेडी 1/4 है, तो रेशियो कितना हो गया? 2:1:1। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए, 2:1:1। Next, the profits made during the year were 25,000 and there was a decrease in the value of current assets to the extent of rupees 10,000. However, there was a decrease in the value of current liabilities to the extent of rupees 5,000. Hence, cash generated from operations equals, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है एंड हमने ऑलरेडी कैश फ्लो स्टेटमेंट में बताया है कि अगर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होंगे तो उनका कैश पे किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट की सारी क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है एंड क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर हमने बहुत सारे MCQs भी अपलोड किए हुए, तो वो क्लासेस आप ज़रूर से कर लेना। यहाँ देखते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना है 25,000 और कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर जो हमारा करंट एसेट्स है वो डिक्रीज कर रहा है। तो लेट्स से जो मेरे पास डेटर था वो पहले था 10,000 एंड लेट्स से अब वो डिक्रीज होकर के 5,000 हो गया है। तो नो डाउट डेटर से हमें क्या मिला होगा? कैश मिला होगा, तभी तो हमने डेटर्स को दैट इज करंट एसेट को डिक्रीज किया है। तो इसका मतलब हमारे पास कैश इनफ्लो हुआ तो हम 10,000 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे एंड देयर वाज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज। लेट्स से हमारे पास क्रेडिटर है, पहले 10,000 थे अब 5,000 है, तो अगर क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब हमने उनको पे किया होगा। क्लियर? तो ओवरऑल अगर करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है इसका मतलब हमने 5,000 का कैश पेमेंट किया है, तो हम इसको क्या करेंगे? कैश आउटफ्लो मान के माइनस कर देंगे। ओवरऑल जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 30,000। दैट इज जो ड्यूरिंग द ईयर कैश जनरेट हुआ है वो कितना हुआ है? 30,000। तो करेक्ट आंसर होगा सी, 30,000। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू द सिंपल प्रॉफिट मेथड इज। सिंपल प्रॉफिट मेथड है, गुडविल के बहुत सारे मेथड्स हैं जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया या सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड है, बट अगर हम लोग सिंपल प्रॉफिट मेथड की बात करें तो सिंपली हम लोग इसमें क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड, यही करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जहाँ पे प्रोडक्ट निकाला एवरेज प्रॉफिट का एंड नंबर ऑफ ईयर्स का। नेक्स्ट,
इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट, अब देखो इस पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है कि फीफो में और लीफो में क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का। ये कहाँ डिस्कस किया है? हमने कॉस्ट अकाउंटिंग पे कई सारे एमसीक्यूज अपलोड किए हैं जिसके लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये सारे एमसीक्यूज आपके लिए बहुत रेलेवेंट है क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज एग्जाम में कवर किए हैं DU MCOM एंट्रेंस एग्जाम में, जो कि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग एमसीक्यूज में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो देखो इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में बेसिकली क्या होता है कि जो लीफो में COGS आएगा वो हायर होगा कंपैरेटिवली फीफो से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, COGS एज पर लीफो विल बी हायर देन फीफो। नेक्स्ट, द अंडरलाइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल नेसेसिटेटिंग अमोर्टाइजेशन ऑफ इनटैंजिबल असेट इज आर, जहाँ पे ये बोला जाता है कि आप इनटैंजिबल असेट को, व्हाट इज इनटैंजिबल असेट, लेट्स से गुडविल, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हो कि ये आपकी बिजनेस में है बट आप इसको देख नहीं सकते, आप इसको टच नहीं कर सकते। अगर इसकी वैल्यू को हम डिक्रीज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। बट इफ इन केस मान लो यहाँ पे टैंजिबल असेट होता, टैंजिबल असेट मतलब जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, बेसिकली ये दोनों फिक्स्ड असेट होता है। यहाँ हम किसकी बात करें, लेट्स से बिल्डिंग की। तो चाहे बिल्डिंग हो चाहे गुडविल हो, है तो दोनों का दोनों फिक्स्ड असेट, बट एक इंटैंजिबल है एक टैंजिबल है। इनटैंजिबल असेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करने को हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन और टैंजिबल असेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करने को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्लियर? तो अब कह रहा है कि अगर हमें अमोर्टाइजेशन करना पड़ा इंटैंजिबल एसेट का तो ये किसकी वजह से करना पड़ रहा है, कॉस्ट कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, बोथ बी एंड सी। इसका करेक्ट आंसर होगा मैचिंग कंसेप्ट, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट ही बोलता है कि आप हर एक एक्सपेंस को बुक्स में रिकॉर्ड करो जो करंट ईयर से रिलेटेड है। मतलब बेसिकली करंट ईयर की सेल्स अर्न करने के लिए आपको जो भी खर्चे हुए हैं करंट ईयर से रिलेटेड वो आप बुक्स में रिकॉर्ड करो, तभी आपको करेक्ट नेट प्रॉफिट या लॉस के बारे में पता चल सकेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, मैचिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट, द मैनेजमेंट डिसाइडेड दैट डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज्ड एट 20% ऑन WDV। व्हाट इज WDV? रिटन डाउन वैल्यू बेसिस, मतलब होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जहां हम हर एक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज नहीं होता, बेसिकली वो किस में चार्ज होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड में। आगे लिखा है कि ऑन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच ईयर। अकाउंटिंग इज कैलेंडर ईयर, बेसिकली व्हाट इज कैलेंडर ईयर, जहाँ 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक का सेशन चलता है। क्लियर? अगर यहाँ फाइनेंशियल ईयर लिखा होता तो उस केस में आप 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक को कंसिडर करते। आगे लिखा ऑन 1 जुलाई 2014 एक नई मशीन आपने खरीदी है जिसकी कॉस्ट कितनी है, 50,000। व्हाट इज द बैलेंस इन मशीनरी अकाउंट एज ऑन 31/12/2015। तो यहाँ देखो पहले तो आप 2014 का डेप्रिसिएशन लगाओगे, फिर 2015 का डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो देखते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास हमारे असेट की कॉस्ट है वो कितनी है, 50,000। अब इस पे हम 2014 का जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो कितने मंथ के लिए करेंगे, ओनली फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि देखो जुलाई में अगर हमने परचेज किया तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे किस पे, 50,000 पे। तो 50,000 का 20% जब आप निकालोगे तो आएगा 10,000 और उसका अगर आप 6 मंथ्स करोगे तो आएगा 5,000। क्लियर? तो इसका मतलब तो 45,000 की वैल्यू मेरी कब आ गई, 1 जनवरी 2015 को। अब अगेन हम 2015 का जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 45,000 पे लगाएंगे, ना कि 50,000 पे। क्यों? क्योंकि ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, दैट इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो 45,000 का 20% कितना हो जाएगा, 9,000। और ये जो मेरे पास बैलेंस बचेगा ये किस डेट का है, 31/12 दैट इज दिसंबर 2015 का, और ये बैलेंस आएगा 36,000। तो करेक्ट आंसर होगा ए, 36,000। नेक्स्ट, preference shares of rupees 2 lakh are redeemed at par, for which fresh equity shares of 80,000 are issued at a premium of 10%. What amount will be transferred to capital redemption reserve account? अब देखो बेसिकली होता क्या है कि जब हम प्रेफरेंस शेयर्स रिडम्पशन की बात करते हैं तो व्हाट इज रिडम्पशन? रिडम्पशन मतलब होता है जो आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया है आप उनका रीपेमेंट कर रहे हो। क्लियर? अब ये जो रीपेमेंट है ना, बेसिकली ये 2 तरफ से हो सकता है। पहला, जो भी कंपनी के पास डिविजिबल प्रॉफिट्स है, दैट इज जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है डिविडेंड्स के लिए, या अगर कंपनी चाहे तो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स करके भी ये रीपेमेंट कर सकती है। क्लियर?
ये अभी हम क्लॉज बता रहे हैं सिर्फ। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन सिर्फ तभी हो सकता है जब वो फुल्ली पेड हो, अगर वो पार्शली पेड होगा तो कभी भी उसका रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है। अब देखो प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के टाइम दो चीज़ होती है, एक तो डिस्काउंट होता है, एक प्रीमियम होता है। क्लियर? तो डिस्काउंट में तो कोई इशू नहीं है, बट अगर मान लो प्रीमियम पे करना है, इसका मतलब 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर था और 10 रुपये का एक्स्ट्रा आपको प्रीमियम पे करना है, तो ये प्रीमियम आप दो तरफ से पे कर सकते हो, पहला सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से या कंपनी के प्रॉफिट में से। क्लियर? अब देखो ओवरऑल हम बता रहे हैं, हमने क्या बोला, हम कह रहे हैं प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हम दो प्रॉफिट से कर सकते हैं, एक जो डिविजिबल प्रॉफिट है या फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स करके, बट अगर इस प्रेफरेंस शेयर्स को हम रिडीम कर रहे हैं एट प्रीमियम, तो जो प्रीमियम की एक्स्ट्रा अमाउंट होगी उसका रीपेमेंट हम कर सकते हैं कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से और प्रॉफिट से। क्लियर? अब इफ इन केस मान लो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन हमने बोला एक तो चाहे डिविजिबल प्रॉफिट से पॉसिबल है, चाहे फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर से पॉसिबल है। तो अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड हो रहा होगा आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब कंपनी अगर अपने डिविजिबल प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर रही है, तो उस केस में प्रेफरेंस शेयर की जितनी भी नॉमिनल अमाउंट है शेयर्स की जो कि रिडीम्ड होनी है, उसको हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। बट अगर हम प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करें आउट ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो वहाँ कोई भी क्लॉज नहीं है सीआरआर में कोई भी अमाउंट ट्रांसफर करने की। अब देखो अगेन क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो ओवरऑल 2 लाख का है, इसमें से 80,000 तो आपने फ्रेश इशू करके ऑफ इक्विटी शेयर्स रिडीम कर दिया, एंड बाकी जो बैलेंस बचा 1,20,000 वो नो डाउट आप कहाँ से पे करोगे, अपने डिविजिबल प्रॉफिट में से, एंड हमें पेमेंट करना है 10% एक्स्ट्रा, तो 2 लाख का 10% एक्स्ट्रा कितना हो गया, 20,000। नो डाउट ये कंपनी अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट करेगी, बट रूल ये है प्रेफरेंस शेयर्स रिडम्पशन के लिए कि जितना आप अपने डिविजिबल प्रॉफिट में से पे कर रहे हो उसी का आपको सीआरआर बनाना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी 1,20,000। क्लियर? नेक्स्ट, When debentures are provided as a collateral security, interest is paid on। अब देखो सबसे पहले समझो collateral security क्या होती है। अगर collateral security की बात करें तो जो आप अपने प्रिंसिपल सिक्योरिटी के साथ साथ देते हो कि इसको भी आप रख लो। अब देखो होता क्या है कि अगर मान लो जो हमने प्रिंसिपल सिक्योरिटी दी है हम उसके थ्रू अपने लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो उस केस में हम ये कहते हैं कि आप हमारी कोलेट्रल सिक्योरिटी सेल करके उससे जो भी पैसा आएगा उससे अपना लोन अमाउंट रिकवर कर लेना। क्लियर? जैसे अगर इफ इन केस मान लो हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं, क्लियर, तो ये इट इज़ अ काइंड ऑफ लोन जहाँ पे आपको डिबेंचर होल्डर्स को पे करना होता है, तो आप इनको कई बार कोलेट्रल दे देते हो अपनी लैंड कि इफ़ इन केस मान लो हम आपको पे नहीं कर पाए तो आप हमारी कंपनी का लैंड सेल करके अपने पैसे की रिकवरी कर लेना। क्लियर? तो कोलेट्रल सिक्योरिटी तो तब यूज़ होती है जब हम लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाते, एंड अगर हमने अपने प्रिंसिपल सिक्योरिटी से लोन का पेमेंट कर दिया तो उस केस में ये ड्यूटी बनती है कि कोलेट्रल सिक्योरिटी कंपनी को रिटर्न कर दी जाए। क्लियर? तो इस केस में क्या कोलेट्रल सिक्योरिटी पे किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत होगी? नहीं, क्योंकि ये एक तरह की सिक्योरिटी के फॉर्म में कंपनी दे रही है, तो सिक्योरिटी अमाउंट पे किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट ना पे होता है ना रिसीव होता है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज अ नॉन करेंट अकाउंट। नॉन करेंट अकाउंट या नॉन करेंट असेट मतलब क्या होता है, बेसिकली हम बात करते हैं फिक्स्ड असेट की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि इन्वेंट्री करंट असेट है, डेटर्स करंट असेट है, अकाउंट रिसीवेबल करंट असेट है, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल में दो चीज़ आती है, एक आता है डेटर और एक आता है बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट, यूनिट मैट्रिक्स रिटन इन फॉर्मेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज। अब यूनिट मैट्रिक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये समझो कि यूनिट मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, जहाँ जो डायगनल आइटम्स हैं या डायगनल एलिमेंट है वो हमेशा 1 होंगे एंड नॉन डायगनल एलिमेंट हमेशा 0 होंगे, उसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब सिंपली 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, इस तरीके से जब आप कॉम्बिनेशन बनाते हो तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कह रहा है कि यूनिट मैट्रिक्स को हम और क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अनआइडेंटिफाइड मैट्रिक्स, डायरेक्शन मैट्रिक्स और डायमेंशन मैट्रिक्स। इसका करेक्ट आंसर है ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो इस पर भी हमने ऑलरेडी डिटेल क्लास अपलोड की हुई है,
जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और वो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नो डाउट बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में कवर करते हैं। नेक्स्ट, एट अ मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट। अब यहाँ देखो हमसे मिनिमम नहीं पूछा है, मैक्सिमम पूछा है। तो सबसे पहले याद रखना, हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको पहले ही बता देते हैं कि इफ इन केस मान लो dy बाई डी एक्स है इज इक्वल टू 0, तो इस केस में ये मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट पे कब होगा, जब डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 हो। मिनिमम पे कब होगा, जब डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो। एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे कब होगा, जब डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो। क्लियर? हमसे क्वेश्चन में मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट पूछा है, बट हमने तीनों यहाँ पे बता दिया कि मैक्सिमम तब होगा जब लेस देन 0 हो, मिनिमम तब होगा जब ग्रेटर देन 0 हो, एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तब होगा जब इज इक्वल टू 0 हो। तो अब देख लेते हैं, हमारे पास मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट बोला है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि सिंपली ए में कंडीशन फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू 48x माइनस 2x स्क्वायर, जहाँ y क्या है टोटल रेवेन्यू और x क्या है आउटपुट। एट वॉट आउटपुट इज टोटल रेवेन्यू अ मैक्सिमम। अगेन देखो क्या बोला है, मैक्सिमम बोला है, तो हमें क्या निकालना होगा, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब डबल डिफरेंशिएशन करना होगा। अगर इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू 48x माइनस 2x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 48 माइनस 4x। एंड जब हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो उस केस में हो जाएगा -4, क्योंकि बेसिकली वैल्यू खत्म हो जाएगी और यहाँ से आएगा -4। क्लियर? अब देखो -4 बेसिकली क्या है, लेस देन 0 है, हाँ है। तो इस केस में हम इसकी हेल्प से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे x की, दैट इज आउटपुट की, जो कि कितनी आ जाएगी 12। तो आउटपुट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है 12, जहां टोटल रेवेन्यू कितना है मैक्सिमम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस, और हमारे पास बोला है f माइनस 2 निकालने के लिए। तो सिंपली क्या करना, x की जगह -2 पुट कर देना, मतलब f माइनस 2 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 रखेंगे, प्लस 6 ब्रैकेट में -2 -3, ब्रैकेट ओपन करो, ये क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, ये हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -8, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। अब यहाँ देखो -2 मल्टीप्लाई बाय 6 -12 और -3, इसको टोटल करने पे वैल्यू आएगी -23। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, -23। नेक्स्ट, लिखा है फॉर अ न्यू प्रोडक्ट अ मैन्युफैक्चरर स्पेंड्स 1 लाख ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 150 रुपीज पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। द सेल प्राइस पर यूनिट वॉज फिक्स्ड एट ₹200, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया तो नो डाउट वो फिक्स कॉस्ट है, एंड हमने ब्रेक इवन पॉइंट पे कंप्लीट डिस्कशन किया है, जहां हमने अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के MCQs अपलोड किए हैं। तो वो क्लास अब ज़रूर से कर लेना, हमने बहुत बार बोला है, क्योंकि वो क्लास आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए वो क्लास बहुत रेलेवेंट है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का सिंपली जो फॉर्मूला होता है वो होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 1 लाख, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालते हैं, सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये सीधे हो जाएगा 50। अब जब हम इसको डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पे किस में निकाल रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट, यूनिट्स में, ये भी रुपीज़ में है, ये भी रुपीज़ में, तो रुपीज़ कट जाएगा और वैल्यू आएगी 2000। तो करेक्ट आंसर होगा डी, 2000। मतलब 2000 यूनिट्स के बाद कंपनी प्रॉफिट अर्न कर पाएगी। 2000 यूनिट्स पे ना कंपनी का कोई प्रॉफिट है, ना कंपनी कोई लॉस जनरेट कर रही है। नेक्स्ट, द कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ फर्म गिवन बाय दिस, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 4। अब इस क्वेश्चन में देखो, अगर हमसे एवरेज कॉस्ट पूछा होता ना तो हम c डिवाइडेड बाय x करते, बट क्वेश्चन में हमसे मार्जिनल कॉस्ट पूछा है तो हम सिंपली क्या करेंगे, d बाई डी एक्स c। अब c की वैल्यू क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, इसका हम लोग को क्या करना है, d बाई डी एक्स, दैट इज इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मार्जिनल कॉस्ट एट x कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करने पे आएगा 4x + 1। क्लियर?
x पे जब हमने कैलकुलेट किया तो वैल्यू आई 4x + 1 और x की वैल्यू कितनी दी है 4, तो x की जगह अगर हम 4 की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 16 + 1 दैट इज 17। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा A 17। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट पर ईयर इज 16 दैट इज 16% का इंटरेस्ट रेट है एंड कंपाउंडिंग अकर्स एवरी क्वार्टर, देन इंटरेस्ट रेट पर कंपाउंडिंग पीरियड इज। अब देखो, अगर इसके लिए देखोगे ना तो CMA फाउंडेशन के लिए हमने क्लास अपलोड की है SICI पे, एंड क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो बहुत ही ईजिली अगर वो क्लास आपने देख ली जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा और वो कॉन्सेप्ट समझ आते ही आप बहुत ही ईजिली ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जो आपके CI और SI पे बेस्ड है। तो होता क्या है कि अगर 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड हमें इंटरेस्ट करना है क्वार्टर दैट इज साल में 4 बार, तो ये तो पर ईयर है टोटल, तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे 4 से सो दैट हमें ये पता चल सके कि एक क्वार्टर के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा। एक क्वार्टर के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 4%, और हम कह सकते हैं 4 / 100 अगर कर दें तो 0.04। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा B 0.04। ये पर क्वार्टर के बेसिस पे इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा। नेक्स्ट, अगेन देखो SICI का क्वेश्चन है, इसीलिए हमने कहा कि वो क्लास आप कर लेना सो दैट आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कह रहा है सम फेस्ट अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट इतना एट द रेट ऑफ 9% पर एनम इन 5 ईयर्स। व्हाट इज द सम? हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रिंसिपल। हमसे क्वेश्चन में पूछा है प्रिंसिपल अमाउंट। तो सिंपली सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट तो ऑलरेडी गिवन है 4016.25, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन नहीं है दैट इज सम, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 9% एंड टाइम गिवन है 5 ईयर्स। बस जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 100 इधर ले जाओ और 9 और 5 डिवाइड में ले आओ, तो हमारे पास जो सम आएगा वो कितना आएगा 4016.25 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सम आएगा 8925 दैट इज करेक्ट आंसर आएगा D 8925। सिर्फ फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट किया और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड ऑन ₹1200 फॉर 1 ईयर एट द रेट 10% पर एनम रिकॉर्ड हाफ ईयरली इज। हमसे क्या पूछा है? डिफरेंस किसका? SI और CI का। क्लियर? सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। ये 1200 क्या है बेटा? प्रिंसिपल अमाउंट है। 1 ईयर क्या है? टाइम। 10% क्या है? रेट। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो और दोनों को आपस में माइनस कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, तो डिफरेंस आ जाएगा। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो सिंपल है, प्राइस प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब देखो हमेशा याद रखना कि अगर हाफ ईयरली है मतलब साल में 2 बार के लिए पूछा है, तो जो टाइम है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और जो रेट है उसको हम डिवाइड करते हैं 2 से। ये हमने अपनी कॉन्सेप्ट क्लास में बताया है, जिस क्लास की हम बात कर रहे हैं जो कि बेसिकली CMA फाउंडेशन से रिलेटेड है, वो क्लास आप देख लोगे ना तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 1200, रेट 10% है तो 10 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 5%, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 1 ईयर तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी 120। क्लियर? अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो है प्रिंसिपल 1 + R डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर T माइनस प्रिंसिपल। अब इसमें भी सेम करेंगे कि प्रिंसिपल हमारे पास 1200 दिया हुआ है, रेट 10% है, उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 हो जाएगा, टू द पावर T कितना है 1 ईयर, बट क्योंकि हाफ ईयरली के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज ये 2 हो जाएगा एंड माइनस 1200। जब हम इसको पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करना फिर इसको सॉल्व, फिर 1200 से माइनस कर देना, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 123 रुपीज़। क्लियर? और हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सिंपली डिफरेंस निकालने बोल रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कर दे क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा है कंपैरेटिवली सिंपल इंटरेस्ट से। 3 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, 3 रुपये का डिफरेंस आएगा तो करेक्ट आंसर होगा B ₹3। नेक्स्ट, the effective annual rate of interest corresponding to a nominal rate of 6% per annum payable half yearly is। तो अब देखो इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है 2017-18 के क्वेश्चन पेपर में। सिंपली जो इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला है वो है 1 +
I डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर t माइनस 1। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 6% पर एनम दिया और एनुअल इफेक्टिव रेट पूछा। एनुअल मतलब एक साल का, हाफ ईयरली है तो रेट को हम डिवाइड करेंगे 2 से और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो रेट अगर हम डिवाइड करें 2 से तो 6% की जगह कितना हो जाएगा 3% डिवाइडेड बाय 100 और t मल्टीप्लाई करें 2 से तो हो जाएगा पावर 2 माइनस 1। और हम इसको फर्दर सॉल्व करके बता रहे हैं कि जब ये ब्रैकेट में आप सॉल्व करोगे तो 3 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा 0.03, दैट इज़ 1.03 का पावर हो जाएगा 2 माइनस 1। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 1.0609 माइनस 1। इसका मतलब हमारा इफेक्टिव रेट कितना हो गया 0.0609। और हम कह सकते हैं अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो रेट आ जाएगा 6.09%, क्योंकि अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो फिर आप उसको परसेंट में मेंशन कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा डी 6.09%। अगर देखो सबका कॉन्सेप्ट हमने पहले के क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे कोई डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिप्रेजेंट अ नोन वैल्यू फॉर द पॉपुलेशन वेरिएंस। अब देखो बेसिकली यहाँ ये स्टैट्स का क्वेश्चन है और हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया एक्सेल एडुकेयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जहाँ हमने सिर्फ और सिर्फ स्टैट्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एंड उसके एमसीक्यूज अपलोड करना स्टार्ट किए हैं। तो वहाँ हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज पे पूरा डिस्कशन कर लिया एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन चल रहा है। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड वो चैनल ज्वाइन करते ही आपको एटलीस्ट स्टैट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम में। आप सारे कॉन्सेप्ट सारे एमसीक्यूज वहीं से कवर कर लोगे। क्लियर? तो वेरिएंस का हम प्रेजेंटेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता तो विद द हेल्प ऑफ दिस हम स्टैंडर्ड डेविएशन डिनोट करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट, if Spearman's coefficient of rank correlation is equal to 1, that is rank correlation coefficient बोल रहा है कि अगर ये 1 के बराबर है, ये बेसिकली कोरिलेशन का क्वेश्चन है और बहुत जल्दी हम कोरिलेशन भी डिस्कस करेंगे। तो द रैंकिंग्स ऑफ द टू वेरिएबल्स टोटली अग्री, द रैंकिंग्स ऑफ द टू वेरिएबल्स इज टोटली डिफरेंट, all the total variation is explained by the regression line, the rankings of the two variables partially agree। अगर दोनों की रैंकिंग जो हम बेसिकली निकालते हैं, जो हम बेसिकली रैंक ऑफ एक्स एंड रैंक ऑफ वाई निकालते हैं, अगर ये आपस में टोटली अग्री कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ उसी केस में हमारा रैंक कोरिलेशन कितना आएगा 1। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट, दिस इंडेक्स मेजर्स द चेंज फ्रॉम मंथ टू मंथ इन द कॉस्ट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द टाइप बॉट बाय अ टिपिकल हाउस होल्ड। आप देखो अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लें छोटा सा, तो 4 हमारे पास ऐसे मेजर्स हैं जो कि हम प्राइस इंक्रीज के लिए या कह सकते हैं प्राइस चेंजेस के लिए यूज़ करते हैं। पहला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा है रिटेल प्राइस इंडेक्स, तीसरा है होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड लास्ट वन इज स्टॉक प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये बताता है कि क्या चेंज हुआ है कंज्यूमर्स के लिविंग स्टैंडर्ड में। रिटेल प्राइस इंडेक्स बताता है कि जो मंथ टू मंथ चेंजेस हो रहे हैं उस प्राइस में जो बेसिकली उन गुड्स से रिलेटेड हैं जो कि डायरेक्टली रिटेलर किसको दे रहा है, कंज्यूमर्स को और एंड यूजर्स को। होलसेल प्राइस ये बताता है कि क्या मंथली चेंजेस हो रहे हैं जनरल प्राइस लेवल में। क्यों? क्योंकि होलसेल प्राइस कहाँ होती है, जहाँ होलसेलर देता है किसी मीडिएटर को गुड्स, दैट इज किसी रिटेलर को, तो वहाँ पे जनरल प्राइस चेंजेस की बात करते हैं। एंड स्टॉक प्राइस इंडेक्स में हम चेंजेस की बात करते हैं किसकी, जो कंपनी के शेयर्स हैं और कंपनी के स्टॉक्स हैं कि उनमें कितना एवरेज प्राइस चेंज हो रहा है। क्लियर? अब क्वेश्चन में हमसे बोला है टिपिकल हाउस होल्ड मतलब एंड यूजर्स की बात कर रहा है, तो नो डाउट हम किसकी बात कर रहे हैं, ए रिटेल प्राइस इंडेक्स की। नेक्स्ट, if we subtract the trend value that is t for each quarter from the original value of y, then average the values for a given quarter over successive years, then for short term data we get seasonal data, cyclic component, deseasonalized data और seasonal component। इसका करेक्ट आंसर होगा डी seasonal component। नेक्स्ट, discrete probability distribution in which outcome is very small with a very small period of time is classified as,
देखो ये पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे जब हम स्टैटिस्टिक्स में थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे, वहाँ हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दो होता है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। एंड कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हम हेल्प लेते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आउटकम है वो भी बहुत स्मॉल आएगा और बहुत स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम तक आएगा, तो ऐसा सिर्फ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। एंड फर्दर इस पे जो डिटेल डिस्कशन है वो हम तब करेंगे जब हम थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की क्लास अपलोड करेंगे। नेक्स्ट, if the value of r square is equal to this, then what is the value of coefficient of correlation? coefficient of correlation क्या होता है? r। तो अगर r स्क्वायर दिया है 0.64 तो r क्या हो जाएगा? अंडर रूट 0.64, दैट इज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.8, दैट इज सी। नेक्स्ट, FPC stands for finite population correction। नेक्स्ट, डैश इज अ मेजर ऑफ लैक ऑफ सिमेट्री ऑफ डेटा। स्क्यूनेस, इस पे हमने डिस्कशन किया हुआ है अपने सेकेंड चैनल पे, तो इसको आप कवर कर लेना हमारे सेकेंड चैनल से। ये पूरा टॉपिक ही आप कवर कर लेना सो दैट आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि स्क्यूनेस होता क्या है। नेक्स्ट, द नल हाइपोथेसिस H0 is a statement about a population parameter। पॉपुलेशन पैरामीटर से ही रिलेटेड है। यस, that is assumed to be true। Next, two regression lines are perpendicular to each other when, ये दो रिग्रेशन लाइन तब परपेंडिकुलर होती है जब r किसके बराबर होता है? 0 के। तो करेक्ट आंसर होगा A, r is equal to 0। Next, a binomial distribution may be approximated by a Poisson distribution। अगेन देखो क्वेश्चन हमसे पूछा है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, और जब हम इस पर डिटेल डिस्कशन कर लेंगे तो ये सब क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे। बेसिकली पॉइजन और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इनके बीच में रिलेशनशिप होता है। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली क्या होता है? एक तो नंबर ऑफ सैम्पल्स होता है एंड दूसरा उसके होने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज सक्सेस एंड फेलियर होता है। क्लियर? एंड ये अप्रॉक्सीमेटेड हो सकता है बाय अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरीके से? एन पी को मल्टीप्लाई कर दो तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली एक ही पैरामीटर होता है, तो उस बेसिस पे अगर हम एन इंटू पी कर दें तो उस केस में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये तभी पॉसिबल होगा जब एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो और पी की वैल्यू बहुत छोटी हो। क्योंकि अगर मान लो एन की वैल्यू छोटी होती तब तो हम डायरेक्टली क्या करते? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से कैलकुलेशन कर लेते। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, एन इज लार्ज एंड पी इज स्मॉल। हो सकता है ये पॉइंट अभी आप लोगों को क्लियर ना हो रहा हो, बट जब आप हमारी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की क्लास कर लोगे तो ये सब पॉइंट्स बहुत ईजी लगेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल हैव 53 संडेज। अब देखो अगर लीप ईयर की बात करें तो नो डाउट 366 डेज होते हैं लीप ईयर में, एंड नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। क्लियर? अब ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास 365 डेज दैट इज नॉन लीप ईयर में 52 वीक्स होते हैं, ये तो सबको पता है। और हर हफ्ते में कितना दिन होता है? 7 डेज। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आएगा 364 डेज। तो इसका मतलब 52 वीक्स प्लस 1 डे हमारे पास होता है नॉन लीप ईयर में। तो लीप ईयर में कितना होगा? 52 वीक्स प्लस 2 डेज, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है ना। तो इस 52 वीक्स में 52 संडेज तो होंगे ही होंगे। बट अब इन 2 दिन की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो सकती है? हो सकती है संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। तो देखो यहाँ भी संडे आ सकता है, यहाँ भी संडे आ सकता है। तो इसका मतलब कि 53 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/7। इन 7 प्रोबेबिलिटी में से 2 बार आने की प्रोबेबिलिटी है 53 संडेज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, 2/7। नेक्स्ट, द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन अंडर परफेक्ट कंडीशन आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रोड्यूसर सरप्लस। बेसिकली यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। y इज इक्वल टू है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर मिसिंग है। एंड ये जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4। बेसिकली ये x2 नहीं है, x स्क्वायर है। तो अब देखो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन में पूछा है प्रोड्यूसर सरप्लस।
एंड ये भी बता रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। तो हमेशा याद रखना कि जब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है तो डिमांड किसके बराबर होती है, सप्लाई के, तभी तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की हम बात कर रहे हैं। तो हमारा डिमांड फंक्शन जो दिया है वो दिया है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड जो हमारे पास सप्लाई फंक्शन दिया है वो दिया है 2x² प्लस 4। अब क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है तो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होगा, मतलब 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x² प्लस 4 होगा, और हम कह सकते हैं 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा, +12, और ये हो जाएगा माइनस 3x² इज इक्वल टू 0, और 3x² इज इक्वल टू 12 और x² इज इक्वल टू 4। तो नो डाउट यहाँ तक तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि x² की वैल्यू कितनी आई है 4, और हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2। क्लियर। अब इस इक्वेशन में x क्या था, यूनिट्स ही तो थी ना, कि कितनी यूनिट्स आपने सेल की है, तो यूनिट्स कितनी आ गई, दैट इज आउटपुट कितना आ गया, 2 यूनिट्स। इसकी आप फोटो क्लिक कर लो तो फिर हम आगे चलेंगे। अब यहाँ देखो, जो हमारे पास दो इक्वेशन दिया था डिमांड का और सप्लाई का, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रोड्यूसर सरप्लस पूछ रहा है। तो हमारे लिए अब फर्दर कौन सा इक्वेशन रेलेवेंट होगा, सप्लाई से रिलेटेड, दैट इज दिस वन। क्यों, क्योंकि अगर हमसे कंज्यूमर सरप्लस पूछता तो हम डिमांड फंक्शन लेके चलते, बट अगर हमसे प्रोड्यूसर सरप्लस पूछा तो हम सप्लाई फंक्शन लेके चलेंगे। सप्लाई फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो है y इज इक्वल टू 2x² प्लस 4। अब हमारे पास यूनिट गिवन है कितनी, हमने 2 यूनिट्स निकाली है, प्लस 4, और हम कह सकते हैं 12, दैट इज हमारा जो सप्लाई फंक्शन आ रहा है वो कितनी आ रही है, 12, और हम कह सकते हैं कि जो हमारी मार्केट प्राइस है वो कितनी है, 12। अगर हम 2 यूनिट्स बेच रहे हैं तो हम कितने पे बेच रहे हैं, 12 रुपीज़ पे, मार्केट प्राइस कितनी है, 12 रुपीज़। क्लियर। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा, प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने पूछा है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस, अब देखो बहुत ही सिंपली हम कैलकुलेट कर पाएंगे। हमारे पास कितनी यूनिट्स थी, 2 यूनिट्स थी, मार्केट प्राइस कितनी थी, 12। तो सिंपली प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है कि प्रोड्यूसर्स का कितना सरप्लस है, जैसे कंज्यूमर सरप्लस निकालते हैं कि कंज्यूमर कितना रेडी था पे करने के लिए माइनस कितना उसको पे करना पड़ा। अब प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करें ना तो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है वो होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। और टोटल रेवेन्यू सिंपली कैसे आएगा, अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू कैसे आता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय आउटपुट। तो प्राइस 12 है, आउटपुट कितना है 2, और टोटल कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है इन द फॉर्म ऑफ सप्लाई फंक्शन। क्लियर। तो प्रोड्यूसर सरप्लस कितना हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, जो कि हमारे पास दिया है 2x² प्लस 4। क्लियर। अब ये हो जाएगा 24 माइनस, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगेन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4x 20। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, x की वैल्यू, x की जगह हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 24 माइनस x³ मतलब 2 टू द पावर 3। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 16/3, एंड ब्रैकेट ओपन करके माइनस हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8। एंड जब 0 पे वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -0 और ये वैल्यू भी हो जाएगी -0। क्यों, क्योंकि अगर x की जगह 0 रखेंगे, अगर x की प्लेस पे 0 रखेंगे तो ये वैल्यू भी 0 आएगी और ये वैल्यू भी 0 आएगी। तो इसको सॉल्व कर लो, बेसिकली 24 माइनस 8 ये हो जाएगा 16 माइनस 16/3। अगर हम 3 एलसीएम ले लें तो ये होगा 48 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 3, और हम कह सकते हैं 32 डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 32/3। बेसिकली इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 10.6667। अब देखो इसके अप्रॉक्स हमारे पास आंसर दिया 11, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी 11। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 8 नंबर्स 8 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब देखो अगर हमसे सम पूछा है ज्योमेट्रिक मीन का और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, तो फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू A1 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। अब देखो बेसिकली हम लोग इसकी बात करें ज्योमेट्रिक मीन के, और ज्योमेट्रिक मीन में जो कॉमन डिफरेंस निकलता है उसको हम लोग कॉमन रेशियो कहते हैं, जो कि r से डिनोट किया जाता है। और वो सिंपली कैसे निकलता है, जैसे ये सीक्वेंस दिया तो 2 डिवाइडेड बाय 1, 4 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 4। आप देखो कि सब में वैल्यू कितनी आएगी, 2, तो कॉमन रेशियो कितना है 2।
और फर्स्ट टर्म क्या है 1, जिसको हम a से डिनोट करते हैं, तो 1 माइनस 2 टू द पावर 8 टर्म्स पूछा है तो n कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2। अब 2 टू द पावर 8 जब हम करेंगे दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे करके 8 टाइम्स, ऐसे करके 8 टाइम्स करना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 256 डिवाइडेड बाय माइनस 1। और हम कह सकते हैं माइनस 255 डिवाइडेड बाय माइनस 1, माइनस माइनस कट जाएगा तो आंसर आएगा a 255। क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अभी ऊपर बताया कि अगर ज्योमेट्रिक मीन है तो कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, 2/4 इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है हम ऐसे करके माइनस करते जाते हैं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, तो r आएगा 1/2 दैट इज b। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टॉप मोस्ट गोल ऑफ मैनेजमेंट, लीगल कंप्लायंस, कॉम्पिटिटिव एज, प्रोडक्टिविटी, वर्कफोर्स, अडेप्टेबिलिटी। अगर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो सबसे ज़्यादा फोकस करती है प्रोडक्टिविटी पे, क्योंकि जितने ज़्यादा आप प्रोडक्टिव होगे उतना ही ज़्यादा आप आउटपुट जनरेट करोगे और कंपनी उतनी ही ज़्यादा प्रॉफिट में रहेगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट, मैकग्रॉगर थ्योरी एक्स एंड वाई, ये तो करेक्ट है। मैकक्लिंट एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, नो, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बेसिकली किसकी थी, रूम्स की। ऊची थ्योरी जेड, ये भी करेक्ट है। हर्से ब्लैंकर्ड सिचुएशनल लीडरशिप, ये भी करेक्ट है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे देखोगे तो बाकी सारी थ्योरी तो जिसकी थी उन्हीं का नाम लिखा है, बट एक्सपेक्टेंसी थ्योरी रूम्स की थी ना कि मैकक्लिंट की, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट, an organization structure is effective if it enables individuals to contribute to the objectives of the enterprise. This is known as scalar principle, principle of functional definition, principle of unity of objectives और none of the above. But obviously हम objectives को fulfill करने की बात करें तो हम किस principle की बात करें, unity of objectives, कि अगर सब लोग objectives की तरफ काम करेंगे तो organization objective achieve कर पाएगा। Next, learning and motivation which are influencing factors in a person's buying choice are part of, बेसिकली ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में 4 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट इज मोटिवेशन, सेकंड इज लर्निंग, देन बिलीव्स एंड देन एटीट्यूड्स। नेक्स्ट, अब बेसिकली अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो बेसिकली ये रिफर करता है टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हु कैन बी मैनेज्ड इफेक्टिवली बाय अ सुपीरियर, कि एक पर्टिकुलर सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर सकता है। तो ये लार्जर होगा जब सेंट्रलाइज्ड वर्क्स होंगे एंड लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट, लीडरशिप इज अ फंक्शन ऑफ ऑल द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट, वर्क ग्रुप के लिए है, प्रोडक्ट और सर्विस के लिए नहीं है, लीडर है, सिचुएशन है। प्रोडक्ट और सर्विस के लिए कोई लीडरशिप फंक्शन नहीं होता, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस कोऑर्डिनेशन, actuating force which inspires a person to put his best for the fulfillment of a task, orderly arrangement of a group effort to provide unity of action in the pursuit of a common purpose। कोऑर्डिनेशन का मतलब तो यही होता है कि जहाँ पे हम सारे के सारे ग्रुप एफर्ट को एक साथ लेकर के आते हैं और उनके लिए जो भी अरेंजमेंट्स होता है उनकी ड्यूटीज़ फुलफिल करने के लिए वो भी अरेंज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन का मतलब सिंपली क्या है, कोऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट, दैट इज बी। नेक्स्ट, consider the following basic steps involved in the process of control. Identifying the strategic control points, नहीं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करते हैं। स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करने के बाद मतलब एक स्टैंडर्ड होता है और एक एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है, तो सबसे पहले हम ये सेट करते हैं कि हमारा क्या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होना चाहिए। फिर उस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को हम मैच करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस से। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम कंट्रोल लगा सकते हैं एंड लास्ट पॉइंट हमारा होता है कि जो भी डिफरेंस आया है हम उसको करेक्ट कर सकें। क्लियर? तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, इस्टेब्लिशिंग द स्टैंडर्ड्स ये पहले आएगा, फिर मेजरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स ये दूसरा होगा, आइडेंटिफाइंग द स्ट्रैटेजिक कंट्रोल पॉइंट्स एंड देन करेक्टिंग डेविएशंस। तो जो हमारा सीक्वेंस है वो है 2 3 1 4, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। अब हमें देखना है कि किसने क्या कंट्रीब्यूट किया था,
अगर एल्टन मेयो की बात करें तो इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो था रिलेटेड टू सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्री सिविलाइजेशन। देन टेलर की बात करें तो नो डाउट प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, एंड मैरी पार्कर इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटिंग द कंपनीज एंड एम्प्लॉयज गोल। क्लियर? तो ए के साथ जा रहा है 2, बी के साथ जा रहा है 4, सी के साथ जा रहा है 3 एंड डी के साथ जा रहा है 1। देख लेते हैं ये सीक्वेंस कहाँ पॉसिबल है। अब देखो जो हमारे पास आंसर दिया है उसमें करेक्ट आंसर है सी। ए के साथ है 2, बी के साथ है 4, सी के साथ है 3, डी के साथ है 1। तो ये सारे कंट्रीब्यूशन एंड उनके नाम साथ ही साथ आप लोग लर्न कर लेना, क्योंकि इस पैटर्न पे घुमा के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इंडिकेट्स द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस। ये तो हम लोग क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले प्लानिंग होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेंगे, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कोऑर्डिनेटिंग एंड देन लास्ट में होगा कंट्रोल। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड। अब देखो ये चीज़ है कि यूजुअली आप क्या हो, पागल हो, अनसाउंड माइंड मतलब मैड, बट कभी कभी आप साउंड माइंड को, कभी कभी आपका दिमाग प्रॉपरली काम करता है, तो ऐसे लोग किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। बट इफ इन केस मान लो वो साउंड माइंड का होता है, यूजुअली जनरली वो कैसा है साउंड माइंड का, जब उसने ड्रिंक की हुई है तब वो अनसाउंड माइंड का है, दैट इज मैड है। तो उस केस में जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो साउंड माइंड का होता उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, which one of the following is not considered to be coercion under section 15 of the Indian Contract Act 1872? coercion मतलब होता है जब आप जोर जबरदस्ती करके किसी के साथ अपनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो। अ थ्रेट टू कमिट सुसाइड, या आपने जोर जबरदस्ती की, कमिटिंग एन एक्ट फोरबिडन बाय लॉ, एक ऐसा एक्ट आप कर रहे हो जो लॉ में रोका गया है, जैसे सुसाइड करने की आपने धमकी दी, तो जैसे सुसाइड है तो सुसाइड को भी तो लॉ में फोरबिडन किया गया है, रोका गया है। एन एक्ट डन टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द पार्टी, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि आप सिर्फ इसलिए करो ताकि पार्टी कंसेंट दे दे, पार्टी अग्री कर जाए और आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए, तो ये तीनों ही कोर्जन का पार्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, नन ऑफ द अबव। अब कोर्जन मतलब सिंपली जब हम लोग बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के कई सारे तरीके होते हैं। एक तो जहाँ पे फ्री कंसेंट होता है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, बट जहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं होता है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। और ऐसा 5 सिचुएशन होता है। फर्स्ट इज कोर्शन, देन मिस्टेक, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्लियर? इन सारे ही केसेस में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल होता है, दैट इज जो इनोसेंट पार्टी होती है उसको राइट मिलता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर सकता है और डिसकंटिन्यू कर सकता है। अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पे डिस्कशन चाहिए सो दैट आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम उस पर भी बहुत सारे MCQs अपलोड कर देंगे। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, सेल एज डिफाइंड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इज एन, सेल तब होती है जब दोनों ही पार्टी ने अपना अपना पार्ट प्ले कर दिया, और ऐसा कब होता है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में। नेक्स्ट, देयर इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग डेट इन केस ऑफ, एग्जिस्टिंग डेट कहाँ होता है? गारंटी के केस में, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। क्योंकि बेसिकली अगर गारंटी की बात करें तो उसमें परफॉर्मेंस की हम गारंटी देते हैं, श्योरिटी देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा एग्जिस्टिंग डेट होता है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। अब देखो इस पेपर में 130 क्वेश्चन है जहां हमने 60 क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लिया है, एंड रिमेनिंग हमारा जो 70 क्वेश्चन है वो सेकेंड पार्ट में हम अपलोड करेंगे। अगर आज इन 60 क्वेश्चंस में आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि हम बिजनेस लॉ पे, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इन पे भी क्लासेस अपलोड करें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, सो दैट हम उस पर भी, उसकी MCQs पे भी क्लास ड्राफ्ट कर देंगे। बाकी 2017 टू 2020 के सारे क्वेश्चन पेपर्स की हमने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में जहां हम सेकंड पार्ट पे डिस्कशन करेंगे, दैट इज रिमेनिंग 70 MCQs रिलेटेड टू 2016 ड्यू क्वेश्चन पेपर। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।